हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे और आज हम कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। इसमें हमें पढ़ना है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि इसमें जो पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ही एक दूसरे को सू कर सकते हैं। कोई स्ट्रेंजर सू नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी सू नहीं कर सकता। इसमें हमारा बहुत इम्पोर्टेंट केस है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज लिमिटेड। इसमें क्या था कि टायर बेचते थे डी जो है टायर बेचता था और इसने जो है टायर बेचे एक होलसेलर एक्स को। इनने एक होलसेलर एक्स को टायर बेचे इस कंडीशन पे कि वो उस टायर को रीसप्लाई नहीं करेगा और रीसप्लाई करने के बाद और वो किसी को भी पब्लिक को नहीं बेचेगा, वो भी डी की लिस्ट प्राइस जो उन्होंने दी थी उसके नीचे वो कोई भी टायर को नहीं बेचेगा पब्लिक को। मगर एस ने क्या कहते हैं, टायर जो है सप्लाई कर दिए एस किसी पर्सन को टायर सप्लाई कर दिए और टायर सप्लाई करने के बाद एस ने जो है वो टायर बिलो बिलो लिस्ट प्राइस सेल करे। तो ये हेल्ड किया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था डी और एक्स के बीच में, है ना, वो अलग कॉन्ट्रैक्ट था और एक्स और एस के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अलग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो एस जो है डी को जो डी जो है वो एस को सू नहीं कर सकता। इसमें ये हेल्ड किया गया था। यही हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, मगर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसमें जो है अगर किसी की बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट, अगर किसी की ट्रस्ट के लिए किसी बेनिफिशियरी की अगर किसी कोई बेनिफिशियरी है उसके लिए अगर कोई ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, तो वो सू कर सकता है। इसमें बता रखा है बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट इज़ क्रिएटेड फॉर बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। इसका मतलब क्या हुआ कि बेनिफिशियरी के लिए अगर कोई ट्रस्ट क्रिएट किया जा सकता है तो बेनिफिशियरी जो है एनफोर्स करवा सकता है प्रोविज़न ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, और वो भी किसी भी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट को वो करवा सकता है एनफोर्स। ठीक है, अब इसमें एक मैंने एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल है इसमें, जैसे मुन्ना भाई और सर्किट है। ठीक है, उन्होंने किसी बेनिफिशियल राइट के लिए कोई प्रॉपर्टी ली, वो भी चिंकी के फेवर में ली। तो चिंकी क्या कहते हैं, एनफोर्स करवा सकती है राइट अपना मुन्ना भाई और सर्किट के खिलाफ। ठीक है, इसमें सेकंड प्रोविज़न दे रखा है, अगर मैरिज सेटलमेंट है तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट सू कर सकता है। थर्ड इसका एक्सेप्शन है कि मेंटेनेंस फॉर मैरिज ओ प्रोविज़न फॉर मेंटेनेंस और मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ फीमेल मेंबर अंडर फैमिली अरेंजमेंट। इसमें हमें बता रखा है कि अगर फीमेल की मैरिज हुई है किसी फैमिली अरेंजमेंट के द्वारा और वो मेंटेनेंस की हकदार है तो वो सू कर सकती है। फोर्थ में हमें बता रखा है असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट असाइन करवाता है वो भी क्या कहते हैं, सू कर सकता है। इसमें हमें एग्जांपल दे रखा है, राहुल असाइन हिज इंश्योरेंस पॉलिसी इन फेवर ऑफ हिज वाइफ। के राहुल ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपनी वाइफ के फेवर में। तो वाइफ वैसे पार्टी तो नहीं है ना, क्योंकि राहुल ने लिया और इंश्योरेंस कंपनी, ये दो पार्टी हैं। मगर वो वाइफ के फेवर में ली गई है तो वाइफ क्या कहते हैं, उसे एनफोर्स करवा सकती है, वो सू कर सकती है। इसमें फिफ्थ आता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी में वेयर द प्रोमिसर आइदर बाय हिज कंडक्ट और एक्नॉलेजमेंट और बाय पार्ट पेमेंट बाय एस्टॉपल क्रिएट्स प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिमसेल्फ एंड स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर कैन सू। इसमें हमें बता रखा है कि अगर कोई प्रोमिसर अपने कंडक्ट या एक्नॉलेजमेंट द्वारा या फिर पार्ट पेमेंट द्वारा कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी स्ट्रेंजर के साथ तो स्ट्रेंजर सू कर सकता है। इसमें हमें एग्जांपल दे रखा है कि राहुल ने शाम को 500 रुपये दिए कि तू वहाँ चला जा, कोई बुरुबारो कोई जगह है ना। तो शाम क्या कहते हैं, बुरुबारो के लिए उसने वो पैसे ले लिए 500 रुपये। तो बुरुबारो जो है, अच्छा तो राजू ने शाम को 500 रुपये दिए
और कहा कि बुरू बारो को वो पैसे दे दे। ठीक है, तो अब शाम के पास, शाम ने क्या कहते हैं, शाम के पास अब वो 500 रुपये आ गए। अब शाम को वो 500 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर शाम 500 रुपये नहीं देता है तो बुरू बारो जो है शाम को सू कर सकता है। सिक्स्थ इसमें आता है एजेंसी। एजेंसी इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आपने कोई एजेंट रखा है तो एजेंट क्या कहते हैं, वो पार्टी नहीं होता मगर वो एनफोर्स करवा सकता है अपने राइट, क्योंकि इसमें एजेंसी में प्रिंसिपल के भी कुछ राइट होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, और एजेंट के भी राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट हमें बता रखे सेक्शन नंबर 13 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और फ्री कंसेंट कब कही जाएगी फ्री, जब दो और मोर पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो एक ही टर्म और कंडीशन पे एग्री करे हैं, और सेम थिंग इन द सेम सेंस में वो एग्री करे हैं। मतलब दोनों ने सारी बातें समझी और फ्री माइंड होके वो एग्री करे हैं, तो वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। अब हमें सेक्शन 14 में बता रखा है कि कंसेंट फ्री कब कब मानी जाएगी। तो तो कंसेंट तब फ्री नहीं मानी जाएगी जब कोअर्जन होगा या अंडू इन्फ्लुएंस होगा। सेक्शन 17 में बता रखा है फ्रॉड होगा अगर, तो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, मिस्टेक होगी, तो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। तो आइए अब हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सेक्शन 15 कोअर्जन में, कोअर्जन हमें बता रखा है सेक्शन 15 में। कोअर्जन का मीनिंग क्या है, पहले कोअर्जन का मीनिंग देख लेते हैं हम। कोअर्जन क्या होता है, इसमें हमें बता रखा है कि कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी फॉरबिडन एक्ट बाय आईपीसी। पहला तो इसमें ये हमें बता रखा है कि कोई अगर एक्ट आप कर रहे हैं और जो कि आईपीसी द्वारा फॉरबिडन या फिर आप किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, या तो आप किसी को धमकी दे रहे हैं, है ना, जो कि आईपीसी द्वारा फॉरबिडन है, तो वो कोअर्जन में आएगा। ठीक है, सेकंड हमें बता रखा है अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी, कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं अनलॉफुल, तो कोअर्जन माना जाएगा। ठीक है, और ये किस लिए कर रहे हैं आप, ताकि आप उसकी कंसेंट ले सकें। ठीक है, तो ये कोअर्जन में आता है। तो अब इसमें हमें आगे बता रखा है कि हु कैन एक्सरसाइज कोअर्जन। तो कोअर्जन कौन एक्सरसाइज कर सकता है, पर्सन टू द पार्टी और टू द कॉन्ट्रैक्ट, और इवन थर्ड पर्सन नॉट कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली। तो कोअर्जन कोई भी पर्सन कर सकता है, वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है या पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, अगर प्रोसिक्यूशन, अगर threat to prosecute a man और फाइल सूट अगेंस्ट हिम डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कोअर्जन, के अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं आपको सू कर दूंगा, मैं आपके खिलाफ केस ला दूंगा, तो ये कोअर्जन में नहीं आता है। इसमें हाई प्राइसेस एंड हाई इंटरेस्ट रेट, चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट, हाई प्राइसेस, नॉट अ कोअर्जन। ठीक है, तो ये कोअर्जन नहीं है, क्योंकि ये आईपीसी के अंडर पनिशेबल अभी प्रोहिबिटेड नहीं किया गया है। थ्रेट टू कमिट सुसाइड, तो अगर कंसेंट ली गई है, कंसेंट टू एन एग्रीमेंट में एट टाइम बी ऑब्टेन्ड बाय थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड, थ्रेट टू कमिट सुसाइड आल्सो अमाउंट्स टू कोअर्जन। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, ठीक है, और सुसाइड करने के धमकी दे के कह रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा वरना तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, तो जो वो धमकी दे रहा है, थ्रेट टू कमिट सुसाइड कर रहा है, वो कोअर्जन में आता है। ठीक है, तो अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन ने ए पर्सन ने कोअर्जन करा बी के ऊपर। ठीक है, कोअर्जन कर दिया बी के ऊपर, और अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा बी के ऊपर, अब हम ये पढ़ते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट होगा कि जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइडेबल हो जाएगा।
ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, जो हमारा बी है उसके ऑप्शन पे वो एग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाएगा। सेकंड हमें बता रखा है कि जो एग्रीमेंट किया गया है पार्टी द्वारा वो कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, एग्रीड पार्टी द्वारा वो कैंसिल किया जा सकता है। थर्ड हमें बता रखा है कि अगर एग्रीमेंट हुआ पार्टी द्वारा, ठीक है, और वो कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, तो उसके बाद वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है अगर पर्सन चाहे तो। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 16 जो है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसमें मीनिंग क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस का? इसमें अगर कोई अनफेयर एडवांटेज लेता है किसी दूसरे पर्सन से, ठीक है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाता है। इसमें हमें बता रखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा प्रभावित माना जाएगा जब अगर पार्टीज़ जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में और कोई एक पार्टी जो है किसी और की विल पे डोमिनेट करती है, यानी कि किसी के ऊपर मतलब थोड़ा प्रभाव रखती है, और वो इस पोजीशन में है कि उससे वो अनफेयर एडवांटेज ले सके, तो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें बता रखा है डोमिनेटिंग पोजीशन। तो डोमिनेटिंग पोजीशन क्या होती है? ठीक है, या तो वो डोमिनेटिंग पोजीशन वो होती है कि जब वो रियल या अपेरेंट अथॉरिटी रखता है किसी और के ऊपर, जैसे कि मास्टर होता है जो अपने सर्वेंट के ऊपर अथॉरिटी रखता है। ठीक है, अगर या फिर वो फिड्यूशरी ट्रस्ट रिलेशनशिप में है, जैसे डॉक्टर पेशेंट है ना, डॉक्टर को इलाज करना होता है पेशेंट का, तो वो डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है। और अगर डॉक्टर कहे कि अगर जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं दांत निकलवाने, और डॉक्टर कहता है कि दांत निकलवाने से पहले आपको कहता है कि दांत अभी आधा ही निकाला है, और अगर 10,000 रुपये दे तभी पूरा निकालूंगा, तो डॉक्टर डोमिनेटिंग पोजीशन में आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस करने का, और अगर आप नहीं देते हैं तो वो आपका दांत वैसे ही छोड़ देगा। ठीक है, थर्ड इसमें हमें बता रखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो कि टेम्परेली या परमानेंटली इल है अपनी एज या मेंटल इलनेस या बॉडीली पेन द्वारा, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस रख सकता है किसी दूसरे पर्सन के ऊपर जो सही पर्सन है। और जो बर्डन होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का वो उसके ऊपर लाई करेगा जिस पर्सन जो पर्सन जो है डोमिनेट उस पे है, डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, उस पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। तो ये इन कुछ केसेस की कुछ लिस्ट है रिलेशनशिप की जिसमें कि माना जाता है कि ये पर्सन जो है डोमिनेटिंग विल रखते हैं दूसरे पर्सन के ऊपर, जैसे पेरेंट चाइल्ड गार्जियन इन्वॉल्व, है ना, डॉक्टर पेशेंट सॉलिटर क्लाइंट ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलीजियस एडवाइज़र एंड डिसाइपल, है ना, फियांसे एंड फियांसे। तो ये डोमिनेटिंग पोजीशन रखते हैं दूसरे के ऊपर। ये कुछ एग्जांपल है। अब इसमें हमें आगे बता रखा है कि इन लोगों के ऊपर कोई प्रिजम्पशन नहीं है अनड्यू इन्फ्लुएंस की, जैसे लैंडलॉर्ड टीनेंट डेब्टर क्रेडिटर और हस्बैंड और वाइफ, इनके ऊपर डोमिनेटिंग पोजीशन की, जैसे लैंडलॉर्ड जो है डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं रख सकता है टीनेंट के ऊपर, इसमें ऐसे बताया गया है ना। हस्बैंड डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं रखता है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इसमें प्रिजम्पशन है ये। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि सेक्शन 19 में कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, वो कैंसिल करवा सकता है और कैंसिल करवाने के बाद वो रिस्टोर भी कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो अब हमें सेक्शन 17 में फ्रॉड बता रखा है। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड कुछ एक्ट होते हैं, ठीक है, फ्रॉड कुछ एक्ट होते हैं जो कि पार्टी द्वारा किए जाते हैं या तो उसके द्वारा किए जाएं या उसके एजेंट द्वारा किए जाएं, और किस लिए किए जाते हैं, ताकि वो डिसीव कर सके दूसरी पार्टी को, है ना, और डिसीव करके उसे कॉन्ट्रैक्ट में ला सके, मतलब धोखे से उसे कॉन्ट्रैक्ट में ला सके।
तो हमारे ये सब फॉलोइंग जो एक्ट हैं ये फ्रॉड में आते हैं। ए में हमें बता रखा है कि कोई ऐसा फैक्ट है ना, कोई ऐसा तथ्य बताया गया जो कि सच नहीं है ना, और उसे बता दिया गया, या फिर कोई ऐसा तथ्य जो बताया ही नहीं गया और उसका बताना ज़रूरी था, है ना। इस आगे हमें बता रखा है कि या तो कोई प्रॉमिस किया गया और इस इंटेंशन से प्रॉमिस किया गया कि उस प्रॉमिस को करेंगे ही नहीं पूरा, है ना। अब फिर आगे हमें सी में बता रखा है कि कोई एक्ट है ना, फिटेड टू डिसीव, कि कोई एक्ट किया गया जिससे कि उसे धोखा हो, जिससे कि वो धोखे में आके कॉन्ट्रैक्ट कर ले, या फिर कोई एक्ट ऐसा एक्ट किया गया जो कि लॉ द्वारा फ्रॉडुलेंट है, तो वो क्या कहते हैं, फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। इसमें यहाँ पे ये भी लगा रखी है फ़ोटो, इससे आप समझ सकते हैं फ़ोटो में देख के। किसी को डिसीव करते हैं, डिसीव करने के बाद उसे विलिंगनेस ले लेते हैं और उससे कोई उस विलिंगनेस लेते हैं डिसीव करके, तो वो फ्रॉड माना जाता है। अब इसमें हमें ये भी बता रखा है कि अगर साइलेंस, क्या साइलेंस भी फ्रॉड में आता है? तो इसमें साइलेंस के जो है वेरियस फैक्टर हैं। वैसे साइलेंस जो है नॉर्मली फ्रॉड में नहीं आता है, मगर साइलेंस जो है फ्रॉड में कब आ सकता है? जब मान लीजिए मैं आपसे घोड़ा लेने आया, हॉर्स लेने आया, ठीक है। मान लीजिए ए पर्सन जो है हॉर्स लेने आया बी से, और ए पर्सन ने बोला क्या ये कितने का है, तो बी ने बोला कि ये घोड़ा 500 रुपये का है, ठीक है। 500 रुपये का घोड़ा मान लीजिए। अब ए ने कुछ नहीं पूछा बी से, ठीक है, ए ने कुछ नहीं पूछा बी से और घोड़ा लेके चला गया, है ना। और बी को पता था जो वो घोड़ा है ना, जो वो घोड़ा है वो पागल है, और बी ने कुछ नहीं बताया, तो ये फ्रॉड नहीं होगा क्योंकि ए ने अभी तक पूछा नहीं है बी से, है ना, और बी ने भी उसे कुछ आंसर नहीं बताया। अब इसमें आता है कि अगर ए ने बी से पूछा कि भाई घोड़ा ठीक ठाक है, सही चलता वलता है, कोई पागल वागल तो नहीं है, कभी भाग भाग जाए, और बी ने ये बात ए को अब नहीं बताई है, तो वो फ्रॉड में आएगा, ठीक है। तो साइलेंस भी फ्रॉड में आता है। तो अब हमें सेक्शन 19 में जो हमें बता रखा है कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, सेक्शन 19 में हमें बता रखा है कि वो एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी वॉइडेबल है। सेकंड में हमें बता रखा है कि वो उसे कैंसिल कर सकता है। थर्ड में बता रखा है कि अगर कैंसिल करने का नहीं सोच रहा है तो वो कंटिन्यू भी कर सकता है और डैमेज क्लेम कर सकता है दूसरी पार्टी से, है ना। फोर्थ में हमें बता रखा है कि अगर एग्रीव पार्टी ने कैंसिल कर दिया है तो वो उसे रिस्टोर भी कर सकता है उसी पर्सन द्वारा, अगर उसे बेनिफिट्स मिलते हैं तो। अब हमारे सामने आ जाते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उब्राइमेफाइडी। इसमें बता रखा है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लॉ द्वारा उनमें स्पेशल ड्यूटी होती है अटमोस्ट गुड फेथ पे कि आप सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, अगर फेलियर हो जाता है मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करने पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, ठीक है। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस, है ना, इंश्योरेंस में आपको बताना पड़ता है कि आपको कोई पहले से बीमारी है कि नहीं है, अगर आपने वो बीमारी छुपाई तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड, प्रॉस्पेक्टस, फैमिली अरेंजमेंट, तो इन सब में कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ उबरे फाइडे होता है। अब इसमें हमें सेक्शन 18 में बता रखा है मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि मान लीजिए एक ए पर्सन है और एक है बी पर्सन, ठीक है। अब ए पर्सन ने बी से कहा कि मेरे पास एक कार है, BMW कार है मेरे पास, और तू क्या ये BMW कार लेगा, मगर ए के पास सच में ये कार नहीं है, मगर ए के पास ये कोई कार नहीं है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा कि ए ने कोई ऐसा तथ्य बताया जो सच में जो फॉल्स है, मतलब जो सही नहीं है, ठीक है।
तो इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन में ए में बता रखा है कि कोई रिप्रेजेंटेशन की गई है जो कि रॉन्ग, जो कि गलती द्वारा हो गई है, इनोसेंटली हो गई है, या फिर इंटेंशनली की गई है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा। ठीक है। और अगर क्या कहते हैं अनइंटेंशनली हुई है, इनोसेंटली अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, तो वो तो वो तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है। और अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन इंटेंशनली या फिर विलफुली करी गई है तो वो फ्रॉड में आता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का आप मतलब समझ लीजिए, जो मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जो कि फॉल्स है ना, वो सच नहीं है। ठीक है, जैसे ये बता रहा है कि 25 दिन में करोड़पति, मगर ये कोई ऐसी स्टेटमेंट सच न हो नहीं सकती कि 25 दिन में कैसे बना देगा आपको कोई करोड़पति। ठीक है। अब इसमें इफेक्ट है कि जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल हो जाता है एग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे। क्या सेकंड है कि कैंसिल करा सकता है, और थर्ड है कि अगर कैंसिल करा दिया तो वो रिस्टोर कर सकता है अगर उसे बेनिफिट मिले पर्सन द्वारा। अब इसमें पढ़ते हैं हम मिस्टेक, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। तो इसमें मिस्टेक बता रखी है। मिस्टेक जो है दो प्रकार की होती है, एक तो है मिस्टेक ऑफ लॉ और एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ लॉ पहले पढ़ते हैं। तो मिस्टेक ऑफ लॉ में इंडियन लॉ द्वारा मिस्टेक की जा सकती है या फॉरेन लॉ द्वारा मिस्टेक की जा सकती है। तो अगर इंडियन लॉ में इंडियन लॉ द्वारा मिस्टेक की गई है तो वो वैलिड मिस्टेक मानी जाएगी, मगर वो फॉरेन लॉ में अगर मिस्टेक की गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही इसमें आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर बायलेटरल मिस्टेक है, या तो एक पार्टी द्वारा मिस्टेक की गई है ना, और उसने दूसरी पार्टी को नहीं बताया, तो वो वॉइड होगी। और यूनिलेटरल जो होती है, यूनिलेटरल में दोनों पार्टी द्वारा मिस्टेक की गई है। जैसे मैंने एक वो फ्रॉड में घोड़े वाला एग्जांपल बताया था, तो फर्स्ट एग्जांपल में जब ए ने बी से कुछ नहीं पूछा तो वो बायलेटरल मिस्टेक है ना, कि ए ने नहीं पूछा तो बी ने साइलेंस रखा। और सेकंड में है यूनिलेटरल मिस्टेक कि ए ने बी से पूछा और बी ने नहीं बताया, है ना, तो दोनों तरफ से मिस्टेक हुई, तो वो वैलिड मानी जाएगी। अब इसमें भी बता रखा है सेक्शन 21 मिस्टेक ऑफ लॉ। तो लॉ ऑफ द कंट्री जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, उस पर वैलिड होती है when a party enters into a contract without knowledge of law in country, the contract is valid not void। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को नॉलेज नहीं है, तो अगर पार्टी को नॉलेज नहीं है लॉ की, लॉ ऑफ द कंट्री की, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, वॉइड नहीं माना जाता है। और अगर कोई फॉरेन लॉ के ऊपर, अगर आप कोई क्या कहते हैं, कोई फैक्ट या कोई एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाता है। ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ जो है एक्सक्यूज़ किया जाता है, मगर इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लॉ जो है एक्सक्यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। इसमें जो है वॉइडेबल होता है फॉरेन लॉ में, और इंडियन लॉ में जो है ये वैलिड होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट हैज़ कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। ठीक है। इसमें इसका रीज़न जो है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसेड, कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ एट ऑल। कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को यहाँ का लॉ नहीं पता था तो मैंने ये काम कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अगर हाँ, इसमें एक है कि अगर पार्टी जो है गलती द्वारा आ गई है तो वो अवॉइड किया जा सकता है। अब हमने ऊपर पढ़ लिया मिस्टेक ऑफ लॉ, अब हम आ गए हैं सेक्शन 20 मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में पहला है बायलेटरल मिस्टेक, कि जब दोनों पार्टी द्वारा कोई एग्रीमेंट किया गया और वो मिस्टेक अंडर वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। तो वो एग्रीमेंट जो है वॉइड होगा कि जब दोनों पार्टी द्वारा मिस्टेक हुई है तब, है ना। मिस्टेक जो है म्यूचुअल हैगी दोनों पार्टी द्वारा, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे द्वारा, तो वो बायलेटरल मिस्टेक मानी जाती है। अब इसमें बायलेटरल मिस्टेक के बता रखे हैं मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ
सब्जेक्ट मैटर के ऊपर के मिस्टेक हुई है, या आइडेंटिटी के ऊपर मिस्टेक हुई है, क्वालिटी क्वांटिटी, टाइटल के ऊपर, प्राइस के ऊपर, या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। पर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर भी अगर मिस्टेक हुई है तो वो बायलेटरल मिस्टेक मानी जाएगी। अब इसमें हमें आगे बता रखा है यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक क्या होगी कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable merely because it was caused by one of party to it being under a mistake as to matter of fact, के मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर कोई मिस्टेक हो गई है किसी एक पार्टी द्वारा तो वो यूनिलेटरल मिस्टेक मानी जाएगी और वो वॉइडेबल नहीं होगा, है ना। इसी आधार के ऊपर कि वो वॉइडेबल नहीं हो सकता है। तो यूनिलेटरल मिस्टेक जो है कोई डिफेंस के रूप में अलाउ नहीं होती है, मगर इसमें जो है अवॉइड कर सकती है पार्टी, एट द ऑप्शन होता है इसमें पार्टी के पास कि वो अवॉइड कर सकती है। अब इसमें सेक्शन 23 है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेक्शन 23 में हमें बता रखा है कि कंसीडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट जो है एग्रीमेंट का वो अनलॉफुल कब होता है, जब वो फॉरबिडन बाय लॉ होता है या फिर वो किसी लॉ के प्रोविज़न को डिफीट कर रहा हो, या फिर वो फ्रॉडुलेंट होता है, तब वो कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है एग्रीमेंट का अनलॉफुल माना जाता है। या फिर वो किसी पर्सन को इंजरी पहुंचा रहा हो या फिर इमोरल या फिर पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड हो, तो वो कंसिडरेशन जो है एग्रीमेंट का वो अनलॉफुल माना जाएगा और क्या कहते हैं वो वॉइड होगा, एग्रीमेंट जो है वॉइड हो जाएगा। अब इसमें वॉइड और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं। तो इसमें बता रखा है कि इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है। तो इलीगल एग्रीमेंट जो है पूरी तरीके से वॉइड होता है ना। और उसके द्वारा जो है जो एक्शन जो है दूसरी पार्टी द्वारा नहीं लिया जा सकता। इसमें एक मैक्सिम है एक्स टूरपी कॉज नॉन ऑरिटर एक्शन फ्रॉम ईवल एंड कॉज नो एक्शन अराइजेस, कि अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है जो भी बिल्कुल ही इलीगल है तो वो बिल्कुल ही वॉइड होगा, ठीक है। और आप उस दूसरे के ऊपर केस भी नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये इलीगल है बिल्कुल वो, है ना। तो वो एक इसमें दूसरा है कि इन पारी डेलिक्टो प्रोटिरेस्ट कंडीशन डिफेंडिटीज इन केस ऑफ इक्वल गिल्ट मोर पावरफुल इज़ द कंडीशन ऑफ डिफेंडेंट, के डिफेंडेंट की जो है कंडीशन पावरफुल रहती है अगर गिल्ट जो है इक्वल है। तो इसमें जो है एग्रीमेंट अगर किन्हीं दो पार्टी द्वारा किया गया और एक पार्टी द्वारा तो वो लीगल है मगर दूसरी पार्टी द्वारा वो इलीगल है ना। और वो इस तरीके से लीगल पार्ट से जुड़ा हुआ है कि वो इलीगल जो लीगल पार्ट है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है लीगल पार्ट से कि अगर आप लीगल पार्ट को एनफोर्स करेंगे तो इलीगल पार्ट भी एनफोर्स हो जाएगा, है ना। तो वो जो होल एग्रीमेंट है उसे ही इलीगल मान लिया जाएगा, ठीक है। इसमें ये और आता है बस। और इसमें बता रखा है कि जो एग्रीमेंट अगर होंगे जो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध में होंगे तो वो भी इलीगल अनलॉफुल माने जाते हैं। इसमें के पेरेंटल राइट्स को अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या फिर आप किसी की मैरिज के एग्रीमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट जो है वॉइड होगा। कि आइए चलते हैं कि किसी की शादी तोड़वाने चलते हैं तो वो एग्रीमेंट बिल्कुल वॉइड होंगे, है ना। या फिर किसी की अरेंजमेंट जो हुई है किसी की मैरिज को तोड़वा रहे हैं या फिर किसी की पर्सनल फ्रीडम जो है उसको रोक रहे हैं तो वो एग्रीमेंट जो होंगे वो वॉइड होंगे, हैं। या फिर आप किसी ट्रेड को रोक रहे हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। तो हमें जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ जो है बिल्कुल बता रखा है कि ये जो एग्रीमेंट होंगे ये बिल्कुल वॉइड होंगे। तो अगर कोई एग्रीमेंट करा गया है इनकॉम्पिटेंट पर्सन के साथ तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। नेक्स्ट हमें बता रखा है सेक्शन 20 में कि बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, ठीक है। सेक्शन 23 में जो हमें बताई रखे हैं कि जो एग्रीमेंट और कंसिडरेशन जो अभी पढ़ा था वो अनलॉफुल होंगी
तो वो भी एग्रीमेंट जो है वॉइड माने जाएंगे। जिनमें कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वो एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। या फिर किसी में भी कंसिडरेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है ना, तो वो एग्रीमेंट जो है वॉइड माने जाएंगे। वो हमें सेक्शन 24 में बता रखा है। और सेक्शन 25 में हमें बता रखा है कि किसी एग्रीमेंट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो वो सेक्शन 25 में हमें बता रखा है कि किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड माना जाएगा। या फिर और हमें सेक्शन 56 में बता रखा है कि अगर कोई एग्रीमेंट किया गया इम्पॉसिबल टास्क करने का तो वो वॉइड माना जाता है ना। और रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अभी ऊपर पढ़ा था, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26 में दे रखा है। रेस्ट्रेंट इन ट्रेड सेक्शन 27। रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के आप किसी को केस लाने से रोक रहे हैं, केस करने से रोक रहे हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। ये सेक्शन 28 में बता रखा है ना। एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी कि कोई आप अनसर्टेनिटी के लिए कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। और वेजरिंग एग्रीमेंट तो वॉइड होता है, जो हमें आगे बता रखा है। तो इसमें हमें बता रखा है 11 और 12 में कि 11 में तो हमें बता रखा है कि किसी माइनर द्वारा एग्रीमेंट किया गया तो वो वॉइड माने जाएंगे। और किसी अनसाउंड पर्सन के साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया गया तो वो वॉइड माना जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट में अगर कोई कंसिडरेशन जो है अनलॉफुल है तो वो वॉइड मानी जाएगी, हमें सेक्शन 23 में बता रखा है। और सेक्शन 20 में बता रखा है कि बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। ठीक है, अब एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बस इसमें तीन ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला तो है आउटगोइंग पार्टनर। पहला है आउटगोइंग पार्टनर कि अगर कोई एग्रीमेंट किया गया किसी आउटगोइंग पार्टनर के साथ तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है रेस्ट्रेंट इन ट्रेड में, है ना। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में वो एक्सेप्शन में आ जाता है। अगर किसी पर्सन ने अपने गुडविल को बेच दिया है तो वो उसके ऊपर फिर रेस्ट्रेंट नहीं लगा सकता है। ठीक है, और कोई अगर सर्विस का एग्रीमेंट हुआ है तो वो वर्ड नहीं माना जाएगा रेस्ट्रेंट इन ट्रेड में। या फिर कोई ट्रेड के साथ कॉम्बिनेशन या दो कंपनी मिलके कंबाइन हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हम तो बस अब यही प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना, तो वो कोई ट्रेड रेस्ट्रेंट नहीं माना जाता, ये एक्सेप्शन में आ जाता है। ठीक है, 28 में हमें लीगल प्रोसीडिंग जो बता रखा है कि कोई जो पर्सन है अगर वो किसी के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग लाने से उसे रोक रहा है ना, सू करने की लिमिट से उसे रोक रहा लिमिट कर रहा है तो वो सेक्शन 28 में आएगा और वो एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। तो वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं, मतलब एक तरीके से जुआ या सट्टा जैसे होता है वो होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। तो यह जो भी वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, वॉइड होते हैं। तो इसमें हमें बता रखा है एग्जाम्पल में कि ए ने बी से कहा कि क्रिकेट की जो टीम है, इंग्लैंड की जो क्रिकेट की टीम है, अगर उनने टेस्ट मैच जीता तो वो उसे 100 रुपये देगा। ए जो है 100 रुपये बी को देगा। और अगर इंग्लैंड की टीम नहीं जीतती है तो बी 100 रुपये देगा। और ए जीतता है तो ए 100 रुपये देगा। ठीक है, तो ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट है और इसमें कुछ भी रिकवर नहीं किया जा सकता है ना। और कोई इसमें ये एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। इसमें एसेंशियल जो है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि अगर बारिश होगी तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा और बारिश नहीं हुई तो आप मुझे 100 रुपये देना। ठीक है, तो इसमें एसेंशियल क्या होता है कि एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी से जीतनी चाहिए कुछ या हारनी चाहिए कुछ। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, म्यूचुअल चांस होता है, 50-50 चांस होता है जीतने और हारने का। ठीक है, और पार्टीज़ का जो है कंट्रोल नहीं होना चाहिए इवेंट के ऊपर, तो इसे वेजरिंग एग्रीमेंट माना जाएगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है ना, परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है। तो एक जो हर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कुछ ऑब्लिगेशन या ड्यूटी होती हैं, है ना, जो कि पार्टी द्वारा परफॉर्म की जाती है।
और वो पार्टी और अगर पार्टी ने वो अपनी ड्यूटी जो और कंडीशन थी वो अगर सारी फुलफ़िल कर ली हैं, तो उन्हें कहा जाएगा कि उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर दिया है। ठीक है, और जब दोनों पार्टी क्या कहते हैं, अगर दोनों पार्टी ने अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करी हैं और अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी हैं, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर अ, वो सू एक दूसरे को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें बता रखा है कि हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 40 में बता रखा है कि प्रोमिसर जो होगा, जो प्रॉमिस कर रहा है, वो खुद कर सकता है परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, या तो उस और या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है परफॉर्म, एजेंट कर सकता है, या कोई थर्ड पर्सन कर सकता है अगर वो परमिट करे, तो प्रॉमिसर अगर परमिट करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है। अब हमें सेक्शन 38 में बता रखा है कि अगर रिफ्यूज़ कर दे, है ना, रिफ्यूज़ कर दे ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए, तो परफॉर्मेंस कैसे की जाएगी। ठीक है, तो अगर प्रॉमिसर ने कोई ऑफ़र करा, है ना, परफॉर्मेंस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के, है ना, और वो एक्सेप्ट नहीं करता है जो दूसरा बंदा है, तो वो प्रॉमिसर जो है फिर नॉन परफॉर्मेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है ना। इसमें मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको कि इसमें आगे एग्जांपल है, एग्जांपल के साथ हम पूरा समझ लेंगे। इसमें पहली कंडीशन जो है कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए, है ना, अभी तक कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ एडवांस अगर आपने ले लिया है तो आपको परफॉर्मेंस फिर देनी पड़ेगी। ठीक है, परफॉर्मेंस जो है प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होनी चाहिए, कि जो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम दे रखा है, जो प्लेस दे रखी है, उस जगह पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए, है ना, रीज़नेबल टाइम के अंदर होनी चाहिए। अगर आपने उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कोई रीज़नेबल टाइम दे रखा है कि इस दिन इस तारीख तक अगर आपको जो है सप्लाई करनी है, और अगर आपने उस तारीख के बाद सप्लाई कर रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस का रिफ्यूज़ल कर सकता है। ठीक है, और अगर उसे अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन भी देना चाहिए। तो इसमें हमें एग्जाम्पल बता रखा है कि जय ने वीरू से बोला कि वीरू, मैं तुझे 100 किलो बासमती राइस क्या कहते हैं ए ग्रेड क्वालिटी के 1 मार्च को पकड़ा दूंगा। ठीक है, अब इसमें सेक्शन 38 में जो बता रखा है परफॉर्मेंस, ठीक है, तो जय ने अब क्या कहते हैं, जय को जो है वो 100 किलो बासमती राइस जो है 1 मार्च को, और वो भी ए ग्रेड क्वालिटी के, ठीक है, तो वो ए ग्रेड क्वालिटी के वीरू को पहुंचाने पड़ेंगे। और अगर जय जो है नहीं पहुंचा पाता है वीरू को, तो वीरू क्या कहते हैं, रिफ्यूज़ कर सकता है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा वो हमें सेक्शन 39 में बता रखा है कि अगर रिफ्यूज़ल कर देता है तो इफ़ेक्ट क्या होगा, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और इसमें ये बात और बता रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म तो हो जाएगा, हाउएवर इफ़ प्रोमिसी हैज़ एग्रीड टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस इवन इफ इट इज़ नॉट परफॉर्म्ड होली द कॉन्ट्रैक्ट विल कंटिन्यू। कि अगर प्रॉमिस किया, अगर क्या कहते हैं उनने थोड़ा सा भी उसका पार्ट परफॉर्मेंस ले लिया है, तो वो उसे कंटिन्यू कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, इसमें आगे एग्जांपल बता रखा है, अगर आप चाहें तो एग्जांपल पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर थर्ड पर्सन द्वारा एक्सेप्ट की जाती है परफॉर्मेंस, तो वो सेक्शन 41 में बता रखी है कि प्रोमिसी ने कोई परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया थर्ड पर्सन द्वारा। ठीक है, तो वो फिर प्रोमिसर के खिलाफ वो एनफोर्स नहीं करवा सकता है उस प्रॉमिस को फिर वो। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।